Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about sample preparation and processing for fungal infection examination. इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के सैम्पल्स को कलेक्शन सीखेंगे कि उनके सैम्पल की कलेक्शन कैसे करते हैं एंड उनकी एग्जामिनेशन कैसे करनी है. सो आज इस वीडियो में हम उनकी डिटेल्ड स्टडी लेने वाले हैं. But before starting this video, again I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. देखिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम नेल, हेयर और स्किन इन्फेक्शन के केस में, जो कि फंगल इन्फेक्शन का केस होगा, उसमें किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे. ओके सबसे पहले बात करते हैं स्किन के स्क्रैपिंग की. ठीक है, हम स्किन का जो सैंपल है उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, स्किन को स्क्रैप करके. ओके देखिए डर्मेटोफाइट्स लाइक ट्रिकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन causes skin infection with vascular and erythematous margin. यहाँ पे कुछ फंगस के नाम हैं, जैसे कि डर्मेटोफाइटस में जैसे कि आ गया ट्रिकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन कॉज होता है. वो वेस्कुलर के साथ साथ इरिथ्रोमेटस भी हो सकता है. इरिथ्रोमेटस का मतलब क्या होता है कि किसी भी अबनॉर्मल स्किन के ऊपर अबनॉर्मल रेडनेस आ जाना. ठीक है, उसके बाद इफ द लेजन्स आर मोस्ट, अगर वो घाव, वो जो लेजन है वो मॉइस्ट कंडीशन में है, इरिथ्रोमेटस है या फिर पेनफुल है, दैट इन्फेक्शन मे बी कॉज्ड बाय कैंडिडा स्पीसीज. तो देर इज अ पॉसिबल चांसेस कि वो जो इन्फेक्शन है, वो जो लेजन है, वो किस वजह से है, कैंडिडा स्पीसीज की वजह से कॉज हुआ है. वो कैंडिडा स्पीसीज की वजह से वो जो लेजन होता है वो मॉइस्ट रहता है, इरिथ्रोमेटस रहता है, काफी पेनफुल भी रहता है. Now let us see how we can collect the sample of skin. So firstly clean the lesion with 70% ethanol or sterilized distilled water. आप दो तरीके से एरिया को साफ कर सकते हैं. 70% इथेनॉल यूज कर लो या फिर डिस्टिल्ड वाटर, स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर आप यूज कर लें. ठीक है, इसके बाद स्क्रैप द मटेरियल फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द लेजन. लेजन का जो पेरिफेरी है वहां से हमने स्क्रैप करना है मटेरियल को विद स्टेराइल स्कैल्पल, स्टेराइल स्कैल्पल की हेल्प से. Place the material into a clean and sterilized petri dish or between two glass slides. अब आप स्पेसिमेन को या तो स्टेराइल पेट्री डिश में रख सकते हैं या फिर दो ग्लास स्लाइड के बीच में भी उसको रख सकते हैं. The scraping specimen should be transported to the clinical lab in petri dish or in paper envelope or between two glass slides. जो सैंपल है उसको क्लिनिकल लैब में ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप पेट्री डिश का यूज कर सकते हैं, पेपर एनवलप का यूज कर सकते हैं या फिर दो ग्लास स्लाइड्स का भी यूज कर सकते हैं. देन इफ 70% इथेनॉल कॉजेज बर्निंग सेंसेशन इनटू लेजन, अगर फॉर एग्जांपल हम स्टेरिलाइजेशन के लिए एरिया को क्लीन करने के लिए 70% इथेनॉल का यूज कर रहे हैं एंड उसकी वजह से क्या है कि लेजन के ऊपर बर्निंग हो रही है. ठीक है, सेंसेशंस आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, लेजन को डिस्टिल्ड वाटर से क्लीन कर ले. ओके If moist or dry exudates are present on the lesion, it must be collected. अगर लेजन के ऊपर कोई भी moist या फिर dry exudates दिख रहे हैं, उसको कलेक्ट जरूर करना है एंड ट्रांसपोर्ट करना है लैब. ये तो बात हो गई कि स्किन के सैंपल को कलेक्ट कैसे करते हैं. अब बात करते हैं कि जो नेल स्क्रैपिंग का सैंपल है उसको कैसे कलेक्ट करना है. ओके देखिए Aspergillus, Candida and dermatophytes like Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton cause nail infection. नेल इन्फेक्शन के लिए जो पॉसिबल फंजाइज है उनके नाम हैं, याद कर लीजिएगा, जैसे कि एस्परजिलस हो गया, कैंडिडा हो गया, डर्मेटोफाइट्स हो गए. डर्मेटोफाइट्स में क्या क्या हो गए, ट्रिकोफाइटन हो गया, माइक्रोस्पोरम हो गया, एपिडर्मोफाइटन हो गया. इनकी वजह से नेल के में फंगल कंटामिनेशन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. इसके प्रोसीजर देख लीजिए, सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे. फर्स्टली वी हैव टू क्लीन द नेल विद 70% इथेनॉल. 70% इथेनॉल से आप नेल को क्लीन करें. स्क्रैप द मटेरियल फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द नेल. नेल का डिस्टल एंड ये है, यहाँ से हमने मटेरियल को स्क्रैप करना शुरू करना है. ठीक है, विद स्टेराइल स्कैल्पल और सीजर. स्टेराइल स्कैल्पल यूज कर लो या फिर सीजर आप यूज कर सकते हैं. Discard the first 4 to 5 scrapings and collect the later ones.
स्टार्टिंग की जो 4 to 5 स्क्रैपिंग्स आप ले रहे हैं उनको डिस्कार्ड कर दें, उसके बाद की जो स्क्रैपिंग ले रहे हैं उनको कलेक्ट करें फॉर दी लेबोरेटरी डायग्नोसिस। द डेब्रिज अंडर द नेल प्लेट शुड ऑल्सो बी कलेक्टेड। जो नेल प्लेट के अंदर जो डेब्रिज हैं उनको भी कलेक्ट जरूर करना है। उसके बाद प्लेस द मटेरियल इनटू ए क्लीन एंड स्टरलाइज पेट्री डिश और बिटवीन 2 ग्लास स्लाइड। अब जो सैंपल है, जो मटेरियल है, उसको हम क्लीन स्टरलाइज पेट्री डिश या फिर 2 ग्लास स्लाइड्स के बीच में रख सकते हैं। The scraping specimen should be transported to the clinical lab in petri dish or in paper envelope or between 2 glass slides. Again, सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लैब में हम क्या यूज कर सकते हैं? पेट्री डिश, पेपर एनवलप एंड 2 ग्लास स्लाइड्स का हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेयर के सैंपल को कलेक्ट कैसे करना है। सो देखिए, पियार्डिया, ट्रिकोस्पोरम, ट्रिकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन, ये फंजाई हैं, ये फंगल हैं, ठीक है, जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है हेयर्स में। इन्फेक्टेड हेयर इज आइडेंटिफाइड बाय एक्सपोजर टू फिल्टर यूवी लाइट यूजिंग इन वोम्स लैम्प्स। वोम्स लैम्प्स होता है जिसके लाइट में हम अगर इन्फेक्टेड हेयर को एक्सपोज करें तो उसके अंदर से क्या है, उसके अंदर से फ्लोरोसेंट यूवी लाइट रेडिएट होती है एंड उससे हमें पता लगता है दैट द हेयर इज इन्फेक्टेड। ओके, उसके बाद इसका प्रोसीजर देख लीजिए। प्रोसीजर में कलेक्शन कैसे करना है। ओके, सो देखिए, हेयर शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम एरियाज ऑफ स्केलिंग एंड एलोपेसिया। मतलब कि हमने हेयर को कहाँ से कलेक्ट करना है? स्केलिंग या फिर एलोपेसिया, जहाँ से हेयर का लॉस होता है उस एरिया से हमने सैंपल को कलेक्ट करना है। द इन्फेक्टेड हेयर्स आर प्लग्ड बाय यूजिंग अ स्टरलाइज फोर्सेप्स। इन्फेक्टेड हेयर्स को आप अपने हैंड से प्लग आउट नहीं करेंगे, स्टरलाइज फोर्सेप्स से करना है। इफ यंग पेशेंट्स रिमूवल ऑफ हेयर इज डिफिकल्ट, फॉर एग्जाम्पल यंग पेशेंट है, हेयर को रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देन प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ क्लियर टेप का एक स्ट्रिप ले और उसको इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर रखें एंड उसके बाद उसको रिमूव कर लें। Place the collected hairs into a clean and sterilized petri dish और in clean paper envelope। उसके बाद हमने क्या करना है? हेयर्स को क्लीन और स्टरलाइज पेट्री डिश में रखना है एंड क्लियर पेपर एनवलप में आप उसको रख सकते हैं। द स्पेसिमेन शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द क्लिनिकल लैब इन पेट्री डिश। जो स्पेसिमेन है उसको क्लिनिकल लैब पेट्री डिश में ट्रांसपोर्ट करना है और इन पेपर एनवलप में और बिटवीन 2 ग्लास स्लाइड्स या फिर 2 ग्लास स्लाइड्स के बीच में। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट क्लिनिकल सैंपल्स को प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सो इसके लिए हमने क्या करना है? हम इसमें LCB यूज कर सकते हैं। तो LCB का फुल फॉर्म है लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू प्रिपरेशन। क्या है? लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू प्रिपरेशन। सो इसमें क्या है? लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू प्रिपरेशन, that means LCB, wet mount is most widely used method for the staining and observation of fungi। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है फंजाई के ऑब्जर्वेशन एंड स्टेनिंग के लिए। प्रिंसिपल में इसके लिए देखें कि इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है। सो LCB इज अ स्टेन, ये एक स्टेन है यूज फॉर मेकिंग सेमी परमानेंट माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन ऑफ फंजाई। इसमें हम क्या करते हैं? फंजाई का जो माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सेमी परमानेंट रहता है। The LCB stain contains phenol। LCB stain के अंदर फिनोल होता है that kills any live organism, जो भी किसी भी लाइव ऑर्गेनिज्म को किल करने में सक्षम रहता है। लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव एंड कॉटन ब्लू स्टेन that colors the chitin and cellulose of the fungal cell wall intensely blue। जो कॉटन ब्लू है वो क्या करेगा? फंगल के जो सेल वॉल्स हैं उनको इंटेंसली ब्लू कलर में स्टेन करेगा। रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ पे ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, माइक्रोस्कोप, 70% इथेनॉल, LCB सोल्यूशन, ड्रॉपर, स्पेसिमेन एप्लीकेटर स्टिक चाहिए होती है। प्रोसीजर देख लीजिए, हमने क्या करना है? प्लेस ए ड्रॉप ऑफ 70% इथेनॉल ऑन ए क्लीन माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड। हमने क्या करना है? 70% इथेनॉल का एक ड्रॉप लेना है क्लीन माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड के ऊपर। इमर्स दी स्पेसिमेन इन दी ड्रॉप ऑफ इथेनॉल। उसके बाद हमने क्या करना है? स्पेसिमेन का एक ड्रॉप इथेनॉल में डालना है
एड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ एलसीबी सोल्यूशन, उसके बाद 1 या 2 ड्रॉप एलसीबी सोल्यूशन की हम उसमें डालेंगे, एंड मिक्स विद एप्लीकेटर स्टिक, एंड उसको एप्लीकेटर स्टिक की हेल्प से मिक्स करना है बिफोर अल्कोहल ड्राइज आउट, अल्कोहल के ड्राई होने से पहले। होल्डिंग द कवर स्लिप बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड थंब, अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर में और थंब के बीच में, ये इंडेक्स फिंगर ये थंब, इसके बीच में हम कवर स्लिप को रखेंगे एंड टच द वन एज ऑफ द ड्रॉप ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन है उसके एक एज के ड्रॉप को टच करना है कवर स्लिप की एज से, एंड लोअर जेंटली अवॉइडिंग द एयर बबल, और उसको धीरे धीरे लोअर करते जाएं, एयर बबल ना आए, ठीक है। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, उसके बाद अंडर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करें। फर्स्टली फोकस इन एग्जामिन अंडर लो पावर ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमने क्या करना है, लो पावर ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे, उसके बाद उसको स्विच करेंगे हाई पावर ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। फॉर मोर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर की ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए या फिर अदर स्ट्रक्चर की फंजाई के अदर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हाई पावर पे आप जा सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में कुछ ऐसे दिखता है, अगर एस्परजिलस होगा तो वो कुछ इस तरीके से शो होगा। अब देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन देखिए, इफ पॉसिबल रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्स। आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आप जो देते हैं वो स्ट्रक्चर के ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड रहती है। इफ रिपोर्टेबल स्ट्रक्चर्स आर नॉट सीन, अगर रिपोर्टेबल स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहे हैं और स्ट्रक्चर सीन आर नॉट स्पेसिफिक, अगर स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं कोई स्पेसिफिसिटी नहीं बता रहे हैं, एडिशनल टेस्टिंग की जरूरत रहेगी हमें, जैसे कि स्लाइड कल्चर लगाएं आप फिर, या फिर बायोकेमिकल टेस्टिंग करें, ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में LCB या KOH में से आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंगल मोर्फोलॉजी। KOH को हम फंगल की मोर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन को। इट इज यूज्ड एज द माउंटिंग मीडिया, ये माउंटिंग मीडिया की तरह यूज किया जाता है, स्पेशली हार्ड स्पेसिमेंट्स के लिए, जैसे कि नेल और हेयर के लिए। प्रिंसिपल देख लीजिए, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो सर्व करता है एज अ क्लियरिंग एजेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फंगल एलिमेंट्स इन क्लिनिकल स्पेसिमेन। क्लिनिकल स्पेसिमेन के अंदर फंगल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए क्लियरिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। द एडिशन ऑफ 10% ग्लिस्ट्रॉल, इसके अंदर हम 10% ग्लिस्ट्रॉल को ऐड करते हैं, जो कि डिक्रीज करता है KOH रिएजेंट की प्रेसिपिटेशंस को बॉटल के अंदर, एंड अलाउ द KOH प्रिपरेशन टू बी कैप्ट फॉर 18 आवर्स और लॉन्गर, और साथ में उसकी शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज कर रखता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में हमें यहाँ पे ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, KOH सोल्यूशन, ड्रॉपर, स्पेसिमेन, डाइसेक्टिंग निडल यहाँ पे चाहिए होती है। प्रोसीजर देख लीजिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लेस ए ड्रॉप ऑफ KOH इन द सेंटर ऑफ ए क्लीन ग्लास स्लाइड, हमें क्या करना है, KOH का एक ड्रॉप लेना है, क्लीन ग्लास स्लाइड के सेंटर में रखना है। Place a fragment of the tissue and purulent material scraping in the KOH drop, उसके बाद हमने क्या करना है, टिश्यू या पल्वरेंट मटेरियल या फिर स्क्रैपिंग जो भी है उसका एक फ्रेगमेंट ले KOH ड्रॉप के ऊपर रख दे, ठीक है। टीज अपार्ट विद डाइसेक्टिंग निडल, अब डाइसेक्टिंग निडल ले उससे टीज करना शुरू करना है, ठीक है, सैंपल को। आफ्टर दैट कवर प्रिपरेशन विद अ कवर स्लिप, उसके बाद कवर स्लिप ऊपर अप्लाई करें, जेंटली हिट द स्लाइड बाय पासिंग इट थ्रू अ बंसन बर्नर फ्लेम सेवरल टाइम्स, बंसन बर्नर फ्लेम के आसपास से उसको निकालें और फ्लेम को थोड़ा हीट करना, स्लाइड को हमें थोड़ा सा जेंटली हीट करना है। उसके बाद एग्जामिन द प्रिपरेशन यूजिंग लो पावर ऑब्जेक्टिव, लो पावर ऑब्जेक्टिव पे देखें, यूज हाई पावर ऑब्जेक्टिव फॉर द कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के लिए हाई पावर ऑब्जेक्टिव पे आप जा सकते हैं। फंगल कुछ इस तरीके से इसमें शो होते हैं। इंटरप्रिटेशन देखिए आप इसका, डू नॉट रिपोर्ट एज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में रिपोर्ट नहीं देना है। पॉजिटिव है तो किस चीज के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, वो जरूर बताना है, जैसे कि इफ एनी फंगल एलिमेंट्स आर सीन, अगर किसी भी तरीके का फंगल एलिमेंट आपको दिख रहा है तो आप रिपोर्ट करेंगे पॉजिटिव फॉर इंसर्ट स्ट्रक्चर एलिमेंट आइडेंटिफाइड, जो भी स्ट्रक्चर देखा है, जो भी एलिमेंट देखा है वो, जैसे कि पॉजिटिव फॉर ट्रू हाइफे। इफ नो फंगल एलिमेंट आर सीन, अगर किसी भी तरीके का कोई भी फंगल एलिमेंट नहीं दिखता है तो आप लिखेंगे नो फंगल एलिमेंट्स आर सीन, नेगेटिव नहीं लिखना है, ओके। थर्ड वन वुड बी इंडिया इंक,
जिसको हम निग्रोसिन के नाम से जानते हैं या फिर नेगेटिव स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स इन CSF। नेगेटिव स्टेनिंग को ज़्यादातर CSF के अंदर क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में स्टेनिंग सोल्यूशन इज यूज्ड एज अ डार्क बैकग्राउंड। स्टेनिंग सोल्यूशन को डार्क बैकग्राउंड के लिए यूज किया जाता है टू हाईलाइट द हाइलीन ईस्ट सेल्स, ताकि हम हाइलीन ईस्ट सेल को हाईलाइट कर सकें एंड कैप्सुलर फंजाई को हाईलाइट कर सकें। प्रिंसिपल देख लीजिए आप इसका। द कैप्सूल ऑन ईस्ट सेल्स विल रिपेल द कार्बन पार्टिकल्स। देखिए ईस्ट सेल के ऊपर कैप्सूल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, कार्बन पार्टिकल्स को रिपेल करेंगे। किसमें, इंडिया इंक में, ठीक है। दैट रिजल्ट्स इन अ क्लियर एंड कैप्सुलर हेलो स्ट्रक्चर अराउंड द सेल। सेल के आसपास हेलो स्ट्रक्चर शो करेगा, मतलब बैकग्राउंड डार्क दिखेगा एंड वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हॉलो दिखेगा और बहुत ईजिली हमको विजिबल होगा। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी डायग्राम में। रिक्वायरमेंट देख लीजिए, इंडिया इंक ले सकते हैं या फिर 10% निग्रोसिन रिएजेंट ले लें, क्लास स्लाइड लें, कवर स्लिप लें, माइक्रोस्कोप चाहिए, ड्रॉपर, स्पेसिमेन, डाइसेक्टिंग निडल का भी यहाँ पे यूज होगा। प्रोसीजर देख लीजिए, हमने क्या करना है। सबसे पहले प्लेस 2 or 3 लूप फुल और 1 स्मॉल ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड इंक इन 2:1 इन द सेंटर ऑफ द क्लीन ग्लास स्लाइड। हमने क्या करना है, क्लीन ग्लास स्लाइड के बीचों बीच या तो 2 to 3 लूप फुल, ठीक है, या फिर 1 स्मॉल ड्रॉप डाइल्यूटेड इंडिया इंक लेना है, जिसका रेशियो होगा 2:1 का। एड अ ड्रॉप ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेन टू बी स्टडीड एंड मिक्स वेल। जो स्पेसिमेन आपने स्टडी करना है उसका एक ड्रॉप डाल दें, उसको मिक्स करें अच्छे से। प्रिपरेशन शुड बी ब्राउनिश इन कलर। जो प्रिपरेशन है वो ब्राउनिश कलर फॉर्म हो जाएगा। इट मे बी डाइल्यूटेड विद स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर इफ नेसेसरी। अगर आपको लगता है इसको डाइल्यूट करने की जरूरत है तो आप यहाँ पे स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद कवर विद ए कवर स्लिप से कवर करें। एग्जामिन द प्रिपरेशन यूजिंग लो पावर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद प्रिपरेशन को लो पावर ऑब्जेक्टिव और हाई पावर ऑब्जेक्टिव पे एग्जामिन करें, लो पावर ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें एंड कंफर्मेशन के लिए आप, ऑब्जर्वेशन के लिए आप हाई पावर ऑब्जेक्टिव पे मूव कर सकते हैं। पिक्चर आपको देखिए कैसे शो होगी। नेगेटिव स्टेनिंग इसको बोला इसलिए जाता है क्योंकि जो बैकग्राउंड है दैट वुड बी डार्क इन कलर और जो फंगल आपको देखने हैं वो एनहांस हो जाते हैं, हेलो स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन देख लीजिए। प्रेजेंस ऑफ बडिंग ईस्ट सेल्स विद अ क्लियर हेलो इज इंडिकेटिव ऑफ कैप्सुलर मटेरियल। अगर बडिंग ईस्ट सेल क्लियर हेलो शो कर रहे हैं वो कैप्सुलर मटेरियल है एंड कंसीडर उसको पॉजिटिव प्रिपरेशन के रूप में किया जाता है। इफ नो ईस्ट सेल्स आर ऑब्जर्व, अगर किसी भी तरीके का कोई भी ईस्ट सेल नहीं दिख रहा है और सेल्स विदाउट दी हेलो और सेल्स बिना हेलो के ऑब्जर्व हो रहे हैं, उसको हम नेगेटिव रिपोर्ट में सबमिट करते हैं, ठीक है। अब मीडिया के बारे में बात करते हैं। फंगल कल्चर मीडिया के बारे में बात कीजिए। सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। देखिए 30 टाइप के डिफरेंट मीडियाज होते हैं जो कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज में कल्टीवेशन के लिए फंगल फंजाई, इंपॉर्टेंट फंजाइज को कल्टीवेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, मोर देन 30। द सिलेक्शन ऑफ द मीडिया टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ फंजाई। देखिए फंजाई के हिसाब से ही हम मीडिया को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस मीडिया आर डिवाइडेड, इन मीडिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव कल्चर मीडिया, एक है सिलेक्टिव कल्चर मीडिया। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। नॉन सिलेक्टिव कल्चर मीडिया के बारे में देखें तो दिस मीडिया विल परमिट द ग्रोथ ऑफ वर्चुअली ऑल क्लिनिकल रेलिवेंट फंजाई सच एज STA। ये जो नॉन सिलेक्टिव कल्चर मीडिया है, सो नॉन सिलेक्टिव से ही शो हो रहा है, इसमें हर तरीके का ऑलमोस्ट फंजाई ग्रो कर सकता है, जैसे कि STA अगार हमने यूज कर लिया। इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबायोटिक, इसके अंदर किसी भी तरीके की एंटीबायोटिक नहीं रहती है। एंड सिलेक्टिव कल्चर मीडिया में क्या है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। दिस मीडिया इज स्पेशली यूज्ड टू आइसोलेट स्पेसिफिक क्लिनिकल इंपॉर्टेंट फंजाई ऑफ इंटरेस्ट। जो हमें स्पेसिफिक क्लिनिकल फंजाई को ग्रोथ पकड़वानी है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसको सिलेक्टिव कल्चर मीडिया जाना जाता है। इसके अंदर एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि साइक्लोहेक्सामाइड, क्लोराम्फेनिकोल, जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लेक्सिन टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड फंगल कंटामिनेशन, जो कि बैक्टीरियल एंड फंगल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करती है, रोकती है। एंड इसके एग्जाम्पल है ईस्ट एक्सट्रैक्ट फॉस्फेट अगार, ओके। अब कुछ बैक्टीरिया, कुछ अगार्स, कुछ मीडियाज के बारे में पढ़ लें एंड उनके पर्पस देख लीजिए।
सो देखिए एसडीए को जब हम एंटीबायोटिक के बिना यूज करते हैं तो वो अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई को डेमोन्स्ट्रेट करता है, डर्मेटोफाइट्स को और कुछ माइकोटिक इन्फेक्शन को भी डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। वही अगर मैं एसडी अगार को कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ ले लूँ जैसे साइक्लोहेक्सामाइड और क्लोरामफेनिकोल तो वो हमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन सस्पेक्टेड स्पेसिमेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प देता है। एसडीए ब्रोथ ले, अगर सेब्रोडेक्स्ट्रोज ब्रोथ लेंगे हम, कैंडिडा और ईस्ट लाइक फंजाई को डेमोन्स्ट्रेट करता है ये। लिटमन ऑक्सीजन मीडियम कैंडिडा और ईस्ट लाइक फंजाई दोनों इनको डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप एसडीबी सेब्रोडेक्स्ट्रोज ब्रोथ या फिर लिटमन ऑक्सीजन मीडियम से हम कैंडिडा या फिर ईस्ट लाइक फंजाई को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन फॉर कैंडिडा, इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे हम दो तरीके के अगार यूज कर सकते हैं, पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार या फिर क्लेमाइडोस्पोर अगार से हम क्या क्लोमाइडोस्पोर फॉर्मेशन फॉर कैंडिडा को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉर्न मिल अगार या फिर राइस ग्रेन मीडियम को हम यूज कर सकते हैं क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन फॉर कैंडिडा को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, इन दोनों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रेन हर्ट इफ्यूजन अगार पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या है, ईस्ट फेस ग्रोथ, जो ईस्ट फेस है उसकी ग्रोथ को डाइमॉर्फिक फंजाई में देखने के लिए करते हैं। एंड ब्लड अगार से हम डाइमॉर्फिक और अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई एंड कैंडिडा को देखते हैं। ईस्ट एक्सट्रैक्ट फॉस्फेट अगार में डाइमॉर्फिक फंजाई देखा जा सकता है। माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार में इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्डिडा के डेवलपमेंट और स्पोर्स ऑफ डिफरेंट फंजाई के डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट कर देता है। एंड सभी अगार में डाइमॉर्फिक फंजाई जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम या फिर ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाटाइटस, इनकी ग्रोथ को हम देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि एसडीए अगार के बारे में बिना एंटीबायोटिक के। जब एसडीए अगार हम विदाउट एंटीबायोटिक प्रिपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। सो विदाउट एंटीबायोटिक देख लीजिए पहले। दिस मीडिया इज आइडियल फॉर स्टडिंग कॉलोनिकल मॉर्फोलॉजी, डर्मेटोफाइट्स एंड अदर फंजाई। ये जो मीडिया है इससे हम कॉलोनिकल मॉर्फोलॉजी को, डर्मेटोफाइट्स और अदर फंजाई की कॉलोनिकल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। कॉम्पोजिशन में पेप्टोन वाटर चाहिए 10 ग्राम, 4% ग्लूकोज चाहिए 40 ग्राम, अगार चाहिए 15 ग्राम एंड डिस्टिल्ड वाटर चाहिए 1000 ml। उसके बाद मिक्स ऑल कंटेंट्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड बॉइल्ड इट। जितने भी कंटेंट है उसको कॉनिकल फ्लास्क में मिक्स कर ले एंड उसको बॉइल कर ले। एडजस्ट द पीएच टू 5.6, पीएच को एडजस्ट करें 5.6 में एंड डिस्पेंस इन पेट्री डिश, और उसको पेट्री डिश में डिस्पेंस करें और कल्चर ट्यूब्स में एंड ऑटोक्लेव करें 10 मिनट्स के लिए एट 15 psi 121 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसके बाद एसटीए विद एंटीबायोटिक्स। एसटीए विद एंटीबायोटिक्स कैसे बनाना है, इसमें हम एंटीबायोटिक्स को यूज करेंगे। दिस मीडियम इज कमर्शियली अवेलेबल एज माइकोबायोटिक अगार या फिर माइकोसेट अगार। इसको माइकोबायोटिक अगार या फिर माइकोसेट अगार के रूप में यूज किया जाता है। इन दिस मीडियम, इस मीडियम में साइक्लोहेक्सामाइड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ ईस्ट। साइक्लोहेक्सामाइड जो है वो ईस्ट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है एंड अदर मोल्ड्स को, जैसे कि जाइगोमाइसिट्स, क्लोरेमोफेनिकोल हेल्प्स टू अवॉइड बैक्टीरियल कंटामिनेशन। ये बैक्टीरियल कंटामिनेशन को क्लिनिकल स्पेसिमेन में बढ़ने में रोकता है। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन में हम पेप्टोन वाटर लेते हैं 10 ग्राम, 4% ग्लूकोज लिखते हैं 40 ग्राम, साइक्लोहेक्सामाइड 0.5 ग्राम, एसीटोन 10 ml, क्लोरामफेनिकोल 0.5 ग्राम, 95% इथेनॉल 10 ml, अगार 15 ग्राम एंड डिस्टिल्ड वाटर 1000 ml। Dissolve cyclohexamide in acetone and chloramphenicol in 95% ethanol. Mix all contents in a colonical flask. हमने क्या करना है, जो एंटीबायोटिक है उसको एसीटोन में और 95% इथेनॉल में मिक्स कर ले। ठीक है, उसके बाद जितने भी कंटेंट है उनको कॉनिकल फ्लास्क में मिक्स करके उसको मिक्सचर को बॉयल अच्छे से करें। आफ्टर दैट कूल करें मीडियम को, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे एंड उसके बाद क्लोराम्फेनिकोल और साइक्लोहेक्सामाइड सोल्यूशन को उसमें मिक्स करें जो पहले प्रिपेयर किया था। मिक्स वेल एंड एडजस्ट द पीएच, इसका पीएच 6.5 पे एडजस्ट कर लें। ठीक है, कल्चर ट्यूब्स में उसको पोर करें, पेट्री डिशेस में पोर करें, ऑटोक्लेव करें 10 मिनट के लिए, किस पे 15 psi मतलब कि 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको ऑटोक्लेव कर लें। अब बात करते हैं कॉर्न मील अगार की। दिस मीडियम इज ऑल्सो एनरिच्ड विद
carbohydrate and stimulates the clamidospores production and suppress the growth of Candida albicans. ये जो मीडियम है इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो मीडियम है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एनरिच्ड रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्लामाइडोस्पोर्स प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एंड कैंडिडा एल्बिकन की ग्रोथ को सुप्रेस करता है। कॉम्पोजिशन में इसमें येलो कॉर्न मिल अगार चाहिए, ठीक है, येलो कॉर्न मिल चाहिए 40 ग्राम, अगार चाहिए 15 ग्राम एंड डिस्टिल्ड वाटर चाहिए 1000 ml। उसके बाद corn meal conical flask and dissolve in 900 ml of distilled water, then boil this mixture। हमने क्या करना है, कॉर्न मिल्क को कॉनिकल फ्लास्क में डालें, 900 ml डिस्टिल्ड वाटर ले, ठीक है, एंड उसको बॉईल करें, मिक्सचर को कूल करें 50 डिग्री सेल्सियस पे, फिल्टर कर लें। उसके बाद 1000 ml का हमें पूरा एग्जैक्ट रेशियो बनाना है, डिस्टिल्ड वाटर को ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद अगार ऐड करें, डिजोल्व अगार बाय जेंटल, अगार को जेंटली डिजोल्व करें, हीट करें एजिटेशन के साथ में। पोर द मीडियम इनटू कल्चर ट्यूब्स, मीडियम को कल्चर ट्यूब में डालें, पेट्री डिश में डालें, ऑटोक्लेव करें 15 मिनट्स के लिए 15 psi पे 121 डिग्री सेल्सियस पे। अब बात करते हैं ब्रेन हर्ट इफ्यूजन अगार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज एन एनरिच्ड मीडियम विच हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक एंड डायफॉर्मिक पैथोजेंस। ये एक एनरिच्ड मीडियम है जो कि अपॉर्चुनिस्टिक एंड डायमॉर्फिक पैथोजेंस को रिकवरी में हेल्प करता है। इट इज नॉट यूज्ड फॉर, ये स्किन, हेयर और नेल स्पेसिमेन के लिए यूज नहीं किया जाता है। इट मे बी फर्दर एनरिच्ड बाय 5% शीप और हॉर्स ब्लड, इसके अंदर 5% शीप या फिर हॉर्स ब्लड डाला जाता है व्हेन इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको ब्रेन हर्ट इफ्यूजन ब्लड अगार के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्पोजिशन में इसमें हमें कार्फ ब्रेन इफ्यूजन चाहिए 200 ग्राम, बीफ ब्रेन इन्फ्यूजन चाहिए 250 ग्राम, पेप्टोन चाहिए 10 ग्राम, अगार चाहिए 15 ग्राम, ग्लूकोज चाहिए 2 ग्राम, सोडियम क्लोराइड चाहिए 5 ग्राम, सोडियम फॉस्फेट चाहिए 2.5 ग्राम एंड डिस्टिल्ड वाटर चाहिए 1000 ml। हमने जितने भी कंटेंट्स है उनको कॉनिकल फ्लास्क में मिक्स करें, बॉईल करें मिक्सचर को, उसका पीएच एडजस्ट कर ले 7.4 पे, कल्चर ट्यूब्स में पेट्री डिश में डालें, ऑटोक्लेव करें 15 मिनट्स के लिए 15 psi मतलब 121 डिग्री सेल्सियस पे उसको ऑटोक्लेव कर लें। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएं। एंड वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। एंड कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, कैसे लगते हैं वीडियो ये भी बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।